नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ भगत सिंह की जीवनी के बारे में। ये जो अगस्त का महीना चल रहा है ये क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इसमें 15 अगस्त आपका आ रहा है। भगत सिंह जन्म 28 सितंबर 1907, वीर गति 23 मार्च 1931। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बनी सैंडर्स की हत्या, उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह का बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को उनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया। जन्म स्थान गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब पाकिस्तान में। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रमुख संगठन नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी को प्रचलित है, परंतु तत्कालिक अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के भगत सिंह को सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। बस 1922 में चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारी को फांसी व 19 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नए युवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार दिया। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। क्रांतिकारी उपलब्धियां। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द करने के कारण उनका थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वह भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना उचित समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4
क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य कारावास को सजाओं से भगत सिंह इतने उद्गम हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और इससे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों के अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल के चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर पे मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दाग दी। उसे पूरा मरने का पूरा इंतजाम कर लिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे, एक सिपाही चैन सिंह ने उनका पीछा शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पे आजाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। इस तरह इन लोगों ने राजा लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। असेंबली में बम फेंकना। भगत सिंह यद्यपि रक्तचाप के पक्षधर नहीं थे, वो रक्त बहाना नहीं चाहते थे, परंतु वो वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था। उन्हीं विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बलगराने का आरोप लगने लगे। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाया, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। उन्होंने पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वोसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसे नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग जा चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते तो इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज ही पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था, अन्यथा उठे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो, अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वो दोनों खाकी कमीज तथा निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद लगाया था और उनके साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल के दिन। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके इस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह के पूंजीपतियों का अपना शत्रु बताया था। उन्होंने लिखा कि मजदूरों की शोषण करने वाले चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजों में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी अतिंद्र दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण त्याग दिए थे। फांसी की सजा। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा
129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पन्नों की निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। वह अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ़ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफ़ी के लिए अपील दायर की गई। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ़ हो। फांसी पे जाते समय वो तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले उनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही उनका जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इसका डर कर अंग्रेजों ने इनकी लाश को अर्धजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वालों के पास आए तब उन्होंने उनके मृत शरीर को टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। व्यक्तित्व: जेल के दिनों में उनके लिखे खतों और लेखों में उनका विचारों का अंदाज़ा लगाता है कि उन्होंने भारतीय समाज में लिपि, पंजाब और उर्दू भाषा, हिंदी भाषा के बहुत गुरुमुखी थे। उन्हें यह जिक्र है, हरदम नई तर्ज जफ़ा क्या है, हमें एक शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर में क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। एक और उनकी पंक्ति हैं, किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो वो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। भगत सिंह। ख्याति और सम्मान: उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के डेली वर्कर ने छापा था। इसके बाद ही कई मार्क्सवादी पत्रों में उनके ऊपर लेख लिखी थी। दक्षिण भारत में पेरियार ने उन्हें लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ पर अपने साहित्यिक पत्र उड़यू आरसू ने 22 और 21 मार्च 1931 के अंक में तमिल में संपादक लिखा था। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह की आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिससे अपनी जवानी सहित सारी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित कर दिया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।